हेलो भाई, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका यूपीपी पीसीएस प्री 2010 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक यहीं पर ही नहीं, कई साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इसी के जैसा क्वेश्चन जो था वो लास्ट वीडियो में भी कराया था। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहे हैं नेट परचेज 72,000, सेल्स 76,000 और सेल्स रिटर्न वो दी हुई है आपकी 6,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो माल आप बेच रहे हैं वो कितने में बना, वो दिया हुआ है 60,000। तो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ द ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है आपका नेट, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं इसमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं और ओपनिंग स्टॉक में फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं आपका परचेज। और परचेज भी कौन सी होती है? नेट परचेज। अब ये परचेज और नेट परचेज क्या है? हो सकता है परचेज रिटर्न भी हो, कुछ वापस भी किया गया हो। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और उसके बाद इसमें माइनस कर देते हैं अगर होता है दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। यदि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, जब COGS आपको दे दिया तो क्या इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे? मोस्टली बच्चे जो गलती कर जाते हैं यहाँ यही करते हैं कि इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। लेकिन आप ये देखो, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको बता दिया कि COGS कितनी है, मतलब कॉस्ट आपकी कितनी है, जो आपने माल बनाया उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने का बना वो माल, वो क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है। कह रहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो 60,000 रुपए की है। साफ बता रहा है कि जो भी आपने माल बनाया कितने का, वो 60,000 रुपए का माल है वो। और इसमें अब आपको ये भी बताया हुआ है सेल कितनी है। अब सेल आपको सेल के बाद सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। आपसे पहले कहा है कि जो सेल है, पहले बता दिया आपको सेल, सेल कितनी है पहले उसको बता दिया। सेल कितनी दी हुई है आपको बता दिया कि जो सेल है वो सेल्स दी हुई है 76,000 की। और फिर इसमें से यूं भी कह रहा है कि माइनस, इसमें से वापस भी आ गई, सेल्स रिटर्न भी हुआ है तो उसको आप माइनस कर दोगे। कितने का वापस हुआ है? 6,000 का माइनस हुआ है। तो ये क्या है? ये है आपकी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, इसका मतलब आपने सेल करी कितने की है? 70,000 की। तो माल आपने 70,000 का बेचा है। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ क्वेश्चन में? आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बताना है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट बताना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो आप ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या देखेंगे कि भाई माल कितने का बिका, मीन्स सेल कितनी हुई उस सेल को लिखेंगे। और सेल्स में से माइनस कर देंगे आप कि कॉस्ट कितनी आई माल को बनाने में, कॉस्ट कितनी आई मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब आप देखिए आपकी सेल कितनी है? 70,000। क्वेश्चन में क्या 70,000 दी हुई है? बिल्कुल। थोड़ी वापस हमने यहाँ कर ली ना, 70 आ गई, यहाँ से आ गई। और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने बनाया माल 60 का, बेच दिया 70 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ? वो प्रॉफिट हुआ आपको 10,000 का। तो सही क्या है आपका आंसर यहाँ पर? 10,000। तो 10,000 आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अब ये मैंने किया क्यों है, मैंने आपको इतना लंबा क्यों ये कराया है? क्योंकि होता क्या है, सब यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो नेट परचेज दी हुई है इसका कुछ करना है, जबकि इस क्वेश्चन में इसका कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये सब कुछ करके एडजस्ट करके आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस आयोग यही तो देखना चाहता है कि आप कितना कंफ्यूज होते हैं या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है। क्योंकि भाई आप, हो सकता है आप इन्हीं चीजों को आप काफी लोगों को पढ़ाएं भी आगे जाकर, तो जब आप पढ़ा रहे हैं क्या गलत पढ़ाएंगे आप? कॉन्फिडेंस तो होना जरूरी है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
इंडिकेट विच इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और यूपीपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो आपसे पूछा है कि नेट प्रॉफिट में यदि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या बराबर सेल्स आता है? क्या ये फॉर्मूला है? क्या ये फॉर्मूला है? तो देखिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनको सबको जोड़कर ही तो देखो, आप जब सेल्स करोगे, कुछ आप माल बेचोगे, तो उसको बेचने पर आप क्या करेंगे? पहली बात तो आप अपने जितने भी उस माल को बनाने में कॉस्ट आई है उसको लिखोगे, लिख ली, उसमें ऐड करोगे और भी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, और प्लस अब ये तो है नहीं कि आप बस इन खर्चों पर ही बेच देंगे, अपना नेट प्रॉफिट भी तो लेंगे। तो आप इन तीनों चीजों को ऐड करके तभी तो सेल करेंगे। तो देखो ये तीनों चीजें ऐड होकर क्या क्या, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट तीनों जुड़ने के बाद तभी तो सेल आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं आगे कोई सा गलत है, सही है क्या? नेट लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस परचेज और बराबर सेल होता है। अब आप ये देखिए, परचेज में इसने परचेज लिख दिया तो क्या परचेज ही है और क्या खर्चे नहीं होते? तो ये सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही होगा और कोई सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इसको आप लिख लें कि सेल हम कैसे करते हैं। हम सेल जो करते हैं, तो सेल करते हैं हम पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारा कितने माल बनकर तैयार हुआ, इसमें कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं, प्लस इसमें कुछ हमें प्रॉफिट भी लेना है, इस प्रॉफिट को भी लेकर और तब जाकर हम माल को बेचते हैं, तब हम सेल करते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस पर ही आपको। और हाँ, आने वाले एग्जाम में भी इसकी आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इसको जरूर अच्छे से याद रखें इस फॉर्मूले को। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या था, यहाँ सही पूछा था, कह रहा था फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट क्या है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज। देखिए ये पूछ रहा है आपको इंटरेस्ट देना है, वो भी कौन सा? लोन टेकन फॉर द परचेज फिक्स एसेट। आपने कोई फिक्स एसेट ली है। अब फिक्स एसेट क्या होती है वो तो आपको पता है, जो आपकी बिजनेस में 1 साल से ज्यादा तक रहती है। जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी आपकी फिक्स एसेट है, आपकी मशीन फिक्स एसेट है, आपकी फर्नीचर फिक्स एसेट है, आपके कंप्यूटर फिक्स एसेट है, ये सब क्या है आपकी फिक्स एसेट होती है। तो इन मान लेते हैं मशीन को आपको खरीदने के लिए लोन लिया है। अब जब लोन ले लिया तो उस पर आप इंटरेस्ट देंगे उस लोन पर। तो ये जो इंटरेस्ट होगा, इस इंटरेस्ट को आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, या कैपिटल लॉस कहेंगे? जल्दी से बताइए आप इसको क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसके साथ पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सा एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस क्या क्या होता है, इनके मीनिंग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। देखिए कह रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत व्यय क्या होते हैं। मान लेते हैं आप कैंडल बनाते हैं, ठीक है। अब आप कैंडल को बनाने में क्या क्या आप खर्चा करते हैं, उसके लिए आप मोम लेकर आते हैं, आप कॉटन लेकर आते हैं, आप उसके लिए वेजेस वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं। तो आप ये देखिए, इन सब का बेनिफिट मान लेते हैं आपने वेजेस दी, ठीक है, आपने कैंडल बनाने के लिए 10,000 रुपए की वेजेस दी, मजदूरों को मजदूरी दे दी। अब आप ये बताइए, ये जो आपने इस साल, मान लेते हैं ये ईयर कौन सी चल रही है, 2024, आपने यहाँ पर जो भी वेजेस दी, क्या ये अगले साल भी काम करेगी 2025 में भी जब आप बनवाओगे? नहीं काम करेगी। यानी कि ऐसा खर्चा है ये वेजेस जो केवल एक अकाउंटिंग साइकिल में ही काम करता है, इसका जो बेनिफिट मिलता है वो एक ही अकाउंटिंग साइकिल में मिलता है। तो इस एक्सपेंसेस को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कैसा खर्चा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा कम अमाउंट में होगा कभी, और ये बार बार होता है, कम अमाउंट में होता है, बार बार होता है, और इसका बेनिफिट 1 साल ही मिलता है। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर की बात। ये वो एक्सपेंडिचर होता है, वो खर्चा होता है
जिसका बेनिफिट बिजनेस में कई कई साल तक मिलता है। जैसे आपने मान लेते हैं कोई मशीन खरीदी, आपने जो मशीन खरीदी है, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो ये क्या 2014 में ही आपको काम करके देगी? क्या 2025 में काम नहीं करेगी यही मशीन? यही मशीन वहां भी काम करेगी, और आने वाले 2026 में भी यही काम करेगी मशीन। इट मीन्स ये ऐसा खर्चा है जो कई कई साल तक बेनिफिट दे रहा है, और वेजेस की तुलना में ये ज्यादा अमाउंट में होता है। वेजेस की अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा अमाउंट में होता है, और ये हमेशा नहीं होता। आप हमेशा मशीन लाकर नहीं रखेंगे, मशीन कभी कभी लाएंगे आप। अगर आप कैंडल बना रहे हैं या कोई और गुड्स बना रहे हैं, उसको पैकेजिंग वाली मशीन एक बार ही तो लाएंगे, खराब हो जाएगी कुछ सालों बाद ले आएंगे, लेकिन क्या हर साल लाओगे आप? नहीं लाओगे। तो ये कभी कभी होता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट में होता है, और इसका मेन बात क्या है? मेन ये है कि इसका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट एक ही साल तक मिलता है वो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू ही एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन हुआ क्या, जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखिए, आपने एडवर्टीजमेंट कराया और उसमें आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या 10 लाख रुपए अगर आप इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे, ठीक है, और आपका यहाँ दिखाएंगे आप एक्सपेंसिव, यहाँ दिखाएंगे आप अपनी इनकम, तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिट दिखा पाएगा जब आप इतना खर्चा एक ही साल में दिखा रहे हैं? इसलिए आप सोचते हो कि ये ज्यादा बड़ा खर्चा है, इसके एक काम करते हैं, इसके 10 टुकड़े कर लेते हैं, 10 साल तक इसको दिखाएंगे, इस साल केवल 1 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, और बाकी जो 9 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट है इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे इसको, क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, लाइबिलिटी और एसेट। तो एसेट साइड में 9 लाख रुपए इस साल दिखा देंगे। फिर उसमें आने वाली साल में फिर 1 लाख रुपए तो दिखा देंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाकी 8 लाख कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट में, एसेट में। तो आपने ये जो 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, इसको आप 10 साल तक दिखा रहे हैं तोड़ तोड़ कर। तो अब आप देखिए, आपने इस साल कितने लाख का दिखाया खर्चा? 1 लाख का। एडवर्टीजमेंट 1 लाख का, बाकी 9 लाख का आपने आगे रेफर कर दिया, अगली साल दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे। तो इस 9 को बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आगे की साल भी रिटर्न ऑफ होगा। सारा रिटर्न ऑफ अभी नहीं कर रहे हम टोटल, आगे भी इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब आपने पी एंड एल अकाउंट में आगे भी दिखाएंगे इसको। और कैपिटल लॉस क्या होता है? अगर आपका कोई बड़ा लॉस हो गया, जो माल बेचते थे आप वो लॉस नहीं, हो सकता है आपकी चलते चलते मशीन खराब हो गई, तो वो आपका क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। तो अब बताइए आंसर कौन सा सही होगा? अब यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ एसेट खरीदी है, उसके लिए लोन लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कई बच्चों ने इसको इसी तरह से किया था एग्जाम में समझाने के बावजूद भी, लेकिन आपको नहीं करना, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए आपसे नहीं पूछ रहा कि जो आपने एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है वो लोन जो है ये क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये लोन को नहीं पूछ रहा। इस लोन पे जो आप बार बार हर साल बार बार जो इंटरेस्ट दोगे, तो ये क्वेश्चन में उस इंटरेस्ट को पूछ रहा है कि वो इंटरेस्ट जो होगा, लोन ऑन इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को क्या कहोगे? तो अगर आपने फिक्स एसेट को चालू करने से पहले जो खर्चा किया है वो तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब फिक्स एसेट आपकी शुरू हो गई, काम कर रही है, उसके बाद इंटरेस्ट देते जा रहे हो बार बार, तो ये हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आया हुआ भी है यूजीसी नेट एग्जाम में, पेपर सेकंड जो हुआ है दिसंबर 2015 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन का रिजल्ट होता है ड्यूल एस्पेक्ट? रेवेन्यू बराबर एक्सपेंसिस होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट बराबर एसेट और एक्सपेंसिस होता है, या सी ऑप्शन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट होता है, या कैपिटल प्लस ड्रॉइंग बराबर ओनर्स प्राइम इक्विटी होता है। तो सही क्या होगा इसका ऑप्शन? सही होगा इसका आपका सी। सी कैसे होगा? क्योंकि मैंने बताया आपको कि क्या आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन। और यहाँ देखो वही कहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो
आगे बढ़ा दी बात कंफ्यूज करने के लिए कि ड्यूल एस्पेक्ट क्यों। स्टैंडर्ड तो देखो पूछा कहाँ गया है क्वेश्चन, यूजीसी नेट में पूछा गया है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है आपका। तो नेशनल लेवल के एग्जाम में क्या आपसे बिना कंफ्यूज के पूछ लेगा इतनी छोटी बात को। यूं तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th में पढ़ाई जाती है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है तो कुछ तो कंफ्यूज करेगा ही। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या दी हुई है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, आपको याद रखना है बार, अगर आप बार बार मैं आपको इसको बता रहा हूं, अगर आपने पहले इसको नहीं नोट करी दोबारा कर लो कि हमेशा एसेट बराबर होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये बराबर होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, ये बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही था यहाँ, सी। आगे देख लेते हैं। When a business is purchased, any amount paid in excess of the total asset, minimum the liability taken is called। जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्व को घटाने के बाद बची हुई कुल संपत्ति को मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक बार फिर दोबारा से इसको रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। देखिए इसने क्या कहा, भाई मान लिया आपने एसेट खरीदी, किसी बिजनेस को खरीदा तो जनरल एंट्री क्या बनाते हो, जितनी भी सन्डी एसेट खरीदते हो एसेट अकाउंट डेबिट करते हो आप। ठीक है, और एसेट अकाउंट डेबिट करते हो, और दूसरा क्या करते हो, टू में क्या लिख देते हो, जो भी परचेज कंसिडरेशन हुआ है या जिससे माल खरीदा है। जैसे मान लेते हैं ए एंड बी कंपनी से आपने ये खरीदा है तो उसको यहाँ लिख देंगे, और साथ में जो उसकी लाइबिलिटी है, हो सकती है उसकी कुछ सन्ड्री लाइबिलिटी भी हो, तो उनको यहाँ लिख देंगे। मान लेते हैं लाइबिलिटी है आपकी, कितनी लाइबिलिटी है आपकी, 10,000 की आपने लाइबिलिटी खरीदी, और आपका जो कंसिडरेशन हुआ है, जो सौदा हुआ है, जो आपको पैसा देना है, वो आपको 1 लाख रुपए पैसा देना है। ठीक है, और आपको जब 1 लाख पैसा देना है, और यहाँ पर हम देखें हमने एसेट कितने की खरीदी, 90,000 रुपए की खरीदी, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड तो इक्वली नहीं आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि यहाँ पर जब आप कोई बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस खरीदने में एसेट साइड और सॉरी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है, तो जो क्रेडिट साइड ज्यादा आती है वो क्यों आती है डेबिट साइड में, और क्या लिखा जाता, तो वो लिखा जाता है गुडविल। क्या लिखा जाता है, वो गुडविल। और ये क्वेश्चन में दी हुई नहीं होती, इसको हम ऐसे निकालते हैं कि क्रेडिट साइड कितनी है, 1,10,000, तो ये है 90,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20,000। तो गुडविल यहाँ पर कितनी होगी, 20,000। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऐसे गुडविल होगा यहाँ। ठीक है, और ये पढ़ाया कहाँ जाता, आपको अगर इसके डिटेल में और पढ़ना है, इसके जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने हैं इसके, तो आपको क्लास 12 की जो कंपनी की बुक दी हुई है, कंपनी की बुक में आपको शेयर कैपिटल चैप्टर है, तो ये आपको वहां मिल जाएगा शेयर कैपिटल में, आप इसके बारे में और भी ज्यादा वहां पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब आप बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें डेबिट साइड अगर कम हो जाती है तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल जनरल गुडविल, और अगर ये साइड कम हो जाती है तो यहाँ पर लिखते हैं, याद रखना, ये भी मैं आपको बता दूं, इसको आप नोट कर लेना। तो इसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर होता है कैपिटल रिजर्व, जो भी यहाँ पर पैसा कमा रहा है उसको कैपिटल रिजर्व लिख देंगे डिफरेंस में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द what is underlying concept of support the immediate recognition of the estimated loss। अनुमानित हानि को तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि फ्यूचर में होने वाली हानि को अभी आप प्रोविजन उसका बनाकर चले। तो ऐसी कौन सी है जिसको आप लेकर चलते हैं कि वो आपको अभी से ही बना के चले। क्या ओवर सबस्टेंस ओवर फॉर्म होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी होता है, लेकिन क्या होता है कंसिस्टेंसी, ये कहता है कि अगर आपने किसी ईयर में कोई मेथड यूज कर लिया अपने अकाउंटिंग का, तो आपको आने वाली साल में भी उसी मेथड को यूज करते जाना है, उसको चेंज नहीं करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि आपको जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी साल के रेवेन्यू से मैच करने चाहिए। इस साल का भी आप P&L अकाउंट बनाते हैं, उस P&L अकाउंट में इस साल के एक्सपेंसेस भी लेने हैं और इस साल के आपको इनकम भी लेनी है, तो ये मैचिंग होता है।
और प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस कहता है कि जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए अभी प्रोविजन करके चलो। फ्यूचर में जो लॉस होगा, हानि होगी, उसके लिए प्रोविजन अभी करके चलो, लेकिन प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत करना। कभी आप मान के चलोगे प्रॉफिट इतना होगा, नहीं, केवल आपको लॉस के लिए प्रोविजन करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी। इसने यही तो पूछा था कि तत्काल अभी अभी हम लेकर चलते हैं कि कौन सा इसका आ, होने वाली हानि को कौन पहले ही देखता है, तो किसमें करते हैं? प्रोविजन। क्या कहता है ये कहता है एंटिसिपेटेड ऑल लॉसेस नॉट फॉर प्रॉफिट, के लॉस के लिए एंटिसिपेट कर लें, प्रोविजन बना लें, लेकिन प्रॉफिट के लिए प्रोविजन ना बनाए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, कहाँ पूछा है? यूजीसी नेट एग्जाम पेपर सेकंड में पूछा गया। अब आप ये ना सोचें कि टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, यूजीसी या आपका अब नेट में नहीं पूछा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अकाउंट्स का है, और अकाउंट का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फिर आप कहेंगे हमने तो तैयारी नोट से करी थी, ये अलग से कहां से आ गया? इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको नोट से अलग जितने भी क्वेश्चन जहां से भी बार बार पूछे जाते हैं उनको हम आपको यहाँ पर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में कौन सा अप्लाई नहीं होता है? आपको इनमें से बताना है कि पब्लिक कंपनी में क्या अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए यह अपने सदस्य को शेयर हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। इट अलाउज द मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर, नहीं, ये शेयर ट्रांसफर करने को अलाउड नहीं करती है। तो आप ये अलाउड नहीं करता है, जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है ये अपने मेंबर को अलाउड नहीं करता है शेयर का ट्रांसफर करना। दूसरा ऑप्शन, इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर, नहीं, ये पब्लिक को अपने शेयर को बाय करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन टेकन प्लेस अंटिल द सब्सक्रिप्शन इज एक्सेप्टेड और पेड। ये कह रहे हैं जब तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाता, जब तक कि सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता। अंटिल द सब्सक्रिप्शन इज एक्सेप्टेड या पेड, जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता, पूरा पैसा नहीं आ जाता, ऐसा भी नहीं होता। और नेक्स्ट अब एक ही ऑप्शन बचा, इट कैन नॉट इशू शेयर वारंट, कि ये शेयर वारंट नहीं इशू कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी पे कौन शेयर नहीं कर सकता? कह रहे हैं नॉट अप्लाई टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पे अप्लाई कौन सा नहीं होता? तो पब्लिक कंपनी पे अप्लाई जो नहीं होता वो ये है कि इट कैन नॉट इशू शेयर वारंट, कि ये शेयर वारंट इशू नहीं कर सकता। ये बात गलत कही हुई है, क्योंकि पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है, लेकिन यहाँ कह रहा है नहीं कर सकती। तो ये नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होती, ये बात अप्लाई नहीं होती है, याद रखना कि ये जो बात आपको यहाँ बताई हुई है ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी तो कर सकती है, शेयर वारंट भी पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पब्लिक कंपनी है, क्या ये बात सही थी? क्या ये बात सही थी? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या था आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द कोरम जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग होती है उसमें कोरम कोरम क्या होता है? कोरम होता है आपका कार्यवाहक संख्या। मतलब अगर मीटिंग हो रही है तो मीटिंग कब होगी, कितने सदस्य को होना जरूरी होता है ताकि मीटिंग हो सके। अदरवाइज ये सदस्य नहीं होते तो मीटिंग नहीं होती। तो वो कोरम कितनी संख्या होती है कोरम की? तो ये संख्या आपकी होती है 5। 5 सदस्यों का होना जरूरी होता है। अगर 5 सदस्य नहीं है तो कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है, जो कंपनी हर साल अपनी जनरल मीटिंग करती है, वो नहीं हो सकती। किसकी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। और क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, यूपीपीसी एस्पिरी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पब्लिक कॉर्पोरेशन मीन्स, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन मीन्स क्या होता है? पब्लिक कंपनी से, पब्लिक कॉर्पोरेशन सार्वजनिक निगम, देखो ये निगम दिया हुआ है, निगम से याद रखना, कॉर्पोरेशन से, या प्राइवेट कंपनी को कहते हैं या गवर्नमेंट कंपनी को कहते हैं, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन को कहते हैं। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन। जो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन होता है ये क्या है? ये विधानसभा में या तो विधानसभा में या संसद में या तो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, ये वहां पर कोई कानून पास करके तब इस निगम को बनाया जाता है। जैसे ये निगम कौन कौन से होते हैं? जैसे
LIC होता है आपका लाइफ कॉर्पोरेशन, LIC लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, या FIC होता है फूड फूड कॉर्पोरेशन होता है, FIC फूड इंडिया कॉर्पोरेशन होता है FIC। तो ये जो होते हैं, ये सब कॉर्पोरेशन किस में बनाए जाते हैं? ये आपके या तो संसद में बनेंगे कानून पास करके, या ये जिले की, सॉरी जिला कह रहा हूं, राज्य की विधानसभा में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड। देखिए फर्स्ट डायरेक्टर जो कंपनी का होता है वो वो कौन अपॉइंट करता है, कौन बनाता है प्रथम संचालक को? प्रमोटर्स बनाते हैं, रजिस्टर ऑफ द कंपनीज बनाती हैं, या शेयर होल्डर्स बनाते हैं, या नन ऑफ दीज बनाते हैं? तो बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा? ये जो बनाते हैं इसमें प्रमोटर्स जो होते हैं, देखिए पहला तो कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो ये बनाएंगे, और उसके बाद अगर और भी बनने हैं डायरेक्टर उनको बनाते हैं शेयर होल्डर। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा सही? प्रमोटर्स। और आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। द पर्सन हु ब्रेक द राइज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस टू अनप्रॉफिट कॉल्ड। वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है, जो रिस्क लेता है, रिस्क लेने वाले को क्या कहते हैं? यूपीपीजीटी 2016 में आया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर कहते हैं, या आपका ट्रेडर कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं, या एंटरप्रेन्योर कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। ये जो होता है इसको उद्यमी कहते हैं। और ये उद्यमी या उद्यमी कोई सा भी हिंदी में आ जाता है, आपको एंटरप्रेन्योर देखना है। एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो साहस करता है, जो रिस्क लेता है अपना बिजनेस चलाने का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजनेस इंक्लूड, तो व्यवसाय सम्मिलित करता है ओनली ट्रेड को, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बहुत दोनों को, या ऑल ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ये सभी को करता है? तो इस या ओनली कॉमर्स, या केवल कॉमर्स को बिजनेस कहते हैं? तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपको एक चैप्टर आता है 11th क्लास में, और उस चैप्टर का नाम होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर आपको बताया हुआ है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले आपको बिजनेस, सॉरी उससे पहले बिजनेस समझाते हैं आपको। तो बिजनेस में वहां पर उसी चैप्टर में बिजनेस में बताया हुआ है कि बिजनेस के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो अगर इसके पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप इसके पार्ट देख लें। कहाँ से देखेंगे? मैंने आपको बता दिया है कि इस बिजनेस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो जो बिजनेस का अगर आप देखेंगे कि बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ट्रेड भी बिजनेस में आ जाता है, इंडस्ट्री भी बिजनेस में आ जाता है, और कॉमर्स भी बिजनेस में आ जाता है। इंडस्ट्री में क्या आ जाता है आपका? इंडस्ट्री में आपका आ जाता है, आपकी तीन तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में दो पार्ट हो जाते हैं, एक आपका ट्रेड हो जाता है और दूसरा पार्ट हो जाता है इसका एड्स टू ट्रेड, मतलब ट्रेड की हेल्प कौन कौन करते हैं। तो अगर बिजनेस को ही देखें हम कि जो बिजनेस है आपका, बिजनेस के क्या पार्ट है, तो बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, एक तरफ होती है इंडस्ट्री और एक तरफ होता है आपका कॉमर्स। आगे जाके इंडस्ट्री के भी तीन पार्ट हो जाते हैं, आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। और आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है ट्रेड और एक हो जाता है एड्स टू ट्रेड। तो है तो टोटल ये क्या सब है? तो बिजनेस का ही क्लासिफिकेशन, तो बिजनेस के अंदर ये सब आ जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा इसका। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। आगे देख लेते हैं। Senet, सैनिटरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज, निशेष उद्योग को यह भी जाना जाता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, या एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं? तो इसका और देखिए क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? GIC 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका, सोचिए क्या, सोचिए क्या, आप ध्यान दीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर सही। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है? देखिए जैसे मैंने अभी बताया, इंडस्ट्री जो आपकी थ्री टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। तो ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है इसके भी टाइप्स होते हैं। एक तो होती है आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है इसमें, और एक होती है एक्सट्रैक्शन।
इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन सॉरी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री होती है, तो ये किस में आ जाती है आपकी, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आ जाती हैं। तो आपकी जो सैनिटरी या इंडस्ट्री या आपकी निशेष उद्योग है, ये किसको कहा गया है, ये निष्कर्षण को ही कहा गया है अभी। और ये किसका पार्ट होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है। अगर मैं इसका रेफरेंस दूं, आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, तो ये आपको डिटेल में मिलेगा। बीएसटी में आपको इसको, बीएसटी कौन सी क्लास का, 11th क्लास का जो बीएसटी है, आप उसमें पढ़ सकते हैं क्लास 11th में। ठीक है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। और वहां जो ये चैप्टर होगा, ये आपका चैप्टर होगा फर्स्ट, फर्स्ट चैप्टर होगा, उसमें आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, देखिए ये नहीं है कोई क्वेश्चन आसमान से पूछे जाते हैं, सभी आपके उसी सिलेबस से निकले हुए होते हैं जो आपने 11th को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, बेसिक जरूर पढ़ा करें आप। नेक्स्ट, अ मशीन, a machine with the written down value of 10,000 has been sold 13,000. The amount realized is, कह रहे हैं कि जो जिसका अपलिखित मूल्य 10,000 था, उसको 13,000 में बेच दिया, तो इस राशि को क्या कहोगे, कैपिटल रिसीट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व इन द शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो क्या आप इसको कैपिटल रिसीट कहोगे, और ये जो प्रॉफिट इन्वॉल्व हुआ है इसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, या इसको रेवेन्यू रिसीट कहोगे, या इसको कैपिटल रिसीट कहोगे और प्रॉफिट जो इन्वॉल्व हुआ है उसको ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में, या लास्ट ऑप्शन प्रॉफिट रिसीट कहोगे, इसको कैपिटल रिसीट कहोगे, और जो प्रॉफिट इन्वॉल्व हुआ है इसमें उसको ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। देखिए ये जो यहाँ हुआ है, आप अगर गुड्स बनाकर बेचते हैं, ठीक है, उस गुड्स को बनाने से अगर उसको बनाकर बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू रिसीट, और रेवेन्यू ही वो प्रॉफिट होता है, और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये है, आप इसको कैपिटल रिसीट मानेंगे, बिल्कुल सही है, ये आपकी क्या मानी जाएगी, इसको आप कैपिटल रिसीट कहेंगे, और इनवॉल्व इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या ये कंफ्यूजन कहाँ होगा, देखिए कैपिटल रिसीट और प्रॉफिट भी आ रहा है यहाँ, आपको याद रखना है इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते, कैपिटल रिसीट तो है, लेकिन ये किससे कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा कि आपका कैपिटल रिजर्व इसमें रिजर्व में इसको ट्रांसफर नहीं करते। रेवेन्यू में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आ रहा देखो कैपिटल रिसीट आ रहा है, लेकिन क्या इसको ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व में, नहीं, इसको जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू से जो कमाया हुआ प्रॉफिट है नहीं। यहाँ पर बचा ऑप्शन कैपिटल रिसीट, तो कैपिटल रिसीट तो है, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किस नाम से, आप दिखाएंगे गेन ऑन लॉस, आप प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, इस नाम से आप इसको दिखाएंगे प्रॉफिट में, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी। कंफ्यूज मत होना कि आप कभी इसको फर्स्ट करिए, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। तो इफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एम्प्लॉयड 25 lakh, एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसिंग 3 year 3 lakh, normal rate of return 10%, the value of goodwill capitalization method will be, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से कितनी गुडविल होगी, आपसे पूछा था वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से पहली बात तो आपको एसेट एम्प्लॉयड दी हुई है, एसेट एम्प्लॉयड दी हुई है, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं क्योंकि नेट एसेट कहा है इसको। फिर कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो आपको 3 year का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना है, 3 year, और साथ में आपसे कहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, तो गुडविल पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका अगर फॉर्मूले की बात करें हम, तो यहाँ गुडविल आपसे पूछा गया है, गुडविल। अब मैं आपको टोटली इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा, आपको कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा। आज तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, हो सकता है आपके दूसरे टॉपिक से पूछ ले। तो देखिए गुडविल को वैल्यूएशन करने के, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का मूल्यांकन जो किया जाता है, इसके आपके थ्री मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा आपका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन में ये ना कहे कि कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, खाली क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड से बताओ, तो आप हमेशा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। देखिए इसमें अब यहाँ कैपिटलाइजेशन पूछा है और ये कौन सी होती है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूड गुडविल होती है ये। तो इस गुडविल को निकालने के लिए आपके तीन फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, बताना आपके कौन सा पूछ ले फिर नेक्स्ट उसमें। अब यहाँ पर कैपिटलाइजेशन कह रहा है, तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट को हम देखेंगे यहाँ। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें कि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका मैं आपको थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां से और अब मैं आपको इसको फॉर्मूला लिखा देता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें गुडविल फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? गुडविल। और किससे? कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट असेट्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में नेट एसेट तो गिवन है लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होगा? तो अब मैं इसको भी बता देता हूं। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन एनआरआर। एनआरआर क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। एवरेज प्रॉफिट देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है पिछले 3 साल का, कितना है? 3 लाख। ये दे रखा 3 लाख हमारा प्रॉफिट। तो यहां लिख देते 3 लाख तो है हमारा एवरेज प्रॉफिट, और इनटू 100 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपॉन एनआरआर 10 कर लेते हैं। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 30 लाख आ गया। कितना आ गया? 30 लाख, 30 लाख। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका? 30 लाख ले दिए यहाँ, 30 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, माइनस नेट एसेट गिवन है 25 लाख, 25 लाख इसे लिख दीजिए। तो जब आप 30 में से 25 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5 लाख बचेगा। तो कैपिटल कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर जो सॉरी गुडविल कितनी है यहाँ? वो है आपकी 5 लाख। तो आप इन फॉर्मूलों को भी याद कर ले। और क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आया हुआ है यूपी पीसीएस प्री 2019 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 1,50,000। प्रॉफिट आर 50,000। प्रॉफिट क्या दिया है? 50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20,000। द अमाउंट ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन, ये तो यही वाला क्वेश्चन आ गया। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो कर दीजिए पॉज और आप इसको करके देखिए आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप इस मिनट में क्या करेंगे? इसको खुद करके देखेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा, अब आपको इसको मैच करना है। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, आपको दे दिया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको। ठीक है, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट कह देते हैं और एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर जो दिया हुआ है 50,000 है। तो पहले आप क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयज, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं इसको? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन एन आर आर। तो ये कितना गिवन एवरेज प्रॉफिट था आपका यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ? 50,000 इंटू 100 और अपॉन कितना दिया है? 20। तो इसको काट देते हैं, इससे 2 से इसको काटेंगे 5, 5 5 जा 25।
तो 25 और 40 इट मीन्स 2,50,000, 2,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपकी 2,50,000, और ये है कैपिटल एम्प्लॉय जो गिवन है, ये तो आपने अब निकाली है, ये आपको गिवन है। इट मीन्स ये क्या है, नेट एसेट, क्योंकि नेट एसेट को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह देते हैं। तो ये तो आपकी गिवन थी, और ये आपने रियल में क्या है, ये निकाली है। ये क्या थी, एक्सपेक्टेड थी, ये आपने रियल में निकाली है। तो आप इन दोनों का अब आपको करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट एसेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने अभी फाइंड की है, कितनी, 2,50,000, और माइनस ये कितना होता है नेट एसेट, 1,50,000। तो कितना आ जाएगा आपका, 1,00,000 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, 1,00,000 रुपए। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के आपको दे सकता है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आपने लर्न कर रखा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने नेट एसेट को कह देगा। अब ये नेट एसेट को क्या कैपिटल एम्प्लॉय कह देते हैं, बिल्कुल कह देते हैं। कभी इसको डिटेल में हम समझाएंगे, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कभी मैराथन क्लास में देखेंगे कि डिटेल में क्या होती है, या जब कॉन्सेप्ट इसका करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, लेकिन इंतजार रहेगा आपके पूछने का। यदि आप कमेंट में लिखते हैं कि सर हमें डिटेल में इस पर वीडियो चाहिए, तो हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि देखिए देना उसी को चाहिए जिसको भूख हो। अब आप जानना चाहें ना हम इस पर वीडियो बनाएं, वो भी कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं इस पर बनाना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपकी ये जरूरत है, और अगर आपकी ये जरूरत है तो मैं इसको डिटेल वीडियो बना दूंगा, पूरी आपको बैलेंस शीट समझा दूंगा। नेट एसेट क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, नेट एसेट को कैसे कैसे दिया हो सकता है, उसकी दो अप्रोच होती हैं। आपकी लाइबिलिटी अप्रोच होती है, आपकी एसेट अप्रोच होती है। दोनों को यूज करके कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से मूल्यांकन में किया जाता है। ये तो अभी था, अभी तो बात बताई थी। कैपिटलाइजेशन मेथड ये किसके वैल्यूएशन में यूज की जाती है, शेयर के, गुडविल के, फिक्स एसेट के, स्टॉक के। तो ये अभी तो बताया था गुडविल के, तो इसका आंसर क्या होगा, गुडविल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। कॉस्ट, करें कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, सेल्स एंड यूजफुल लाइफ ऑन एन एसेट 10,000। हिंदी देखते हैं एक मिनट। कहते हैं संपत्ति की लागत, अवशिष्ट मूल्य तथा कार्यशील जीवन क्रमशः। देखिए संपत्ति की लागत, कितने में खरीदी आपने कोई संपत्ति, 10,000 रुपए में खरीदी है, और उसका अवशिष्ट मूल्य है, मीन जो उसकी वेस्टेज मूल्य होगा, वेस्टेज जो बिकेगी वो आपकी 1,000 में बिकेगी। और कार्यकाल जीवन, कितने दिन तक चलेगी मशीन, 3 साल तक वो मशीन चलेगी। तो कह रहे हैं प्रथम वर्ष में संपत्ति पर वर्ष का योग विधि से अनुसार ह्रास की राशि होगी। योग विधि मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, SLMV इसको हम कह देते हैं। तो उसका हम डेप्रिसिएशन कैसे देखते हैं, इसका डेप्रिसिएशन देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लें कि डेप्रिसिएशन बराबर होता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या, यूज करने के बाद कितने में बिक जाएगा अवशिष्ट उसका, और अपॉन होता है उसकी जो नंबर ऑफ यूजफुल ईयर दिए होते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में लाइफ, जो भी लाइफ दी होती है मशीन की। तो यहाँ कॉस्ट कितनी दी हुई थी, 10,000 में आपने इसको खरीदा, और माइनस इसकी अवशिष्ट मूल्य कितना होगा, 1,000 रुपए में ये खराब होने के बाद भी बिक जाएगी। और अपॉन लाइफ कितनी है, 3, तो कितना बचा आपका 9,000। 9,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,000। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका, 3,000। ऑप्शन इसका डी सही होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई अपने लाभों में 7-3 में अभाजित करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 7-3 में। एक नई फर्म में 3/7 अंश के लिए जेड को भी शामिल किया जाता है, जिसमें वह एक्स को एक्स से 2/7 और वाई से 1/7 प्राप्त करता है। तो एक्स वाई जेड का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। मीन्स क्वेश्चन ये था, एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 7-3। ये इसको सही कर लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये है 7:3, सही ये है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए समझना जरूरी है। तो एक्स वाई ये दो पार्टनर थे,
और ये प्रॉफिट कैसे बांटते थे अपना, ये प्रॉफिट बांटते थे 7:3 में प्रॉफिट बांटते थे। ये एक पार्टनर जेड को भी शामिल करते हैं। जेड एक नया पार्टनर है, और जेड को जो ये शामिल कर रहे हैं वो करते हैं कि नई फर्म में जेड को देंगे 3/7 के लिए। मतलब जेड जो लेगा वो जेड प्रॉफिट लेगा, 3/7 प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिसमें ये जो जेड है, ये कह रहा एक्स से तो लेगा 2/7 और वाई से लेगा 1/7, तो इसका टोटल 3/7 हो जाएगा। मतलब वो इसके दो टुकड़े करेगा। कह रहा है एक तो 2/7 तो मैं लूंगा एक्स से, और कह रहा है इसका 1/7 लूंगा मैं वाई से। ठीक है, तो जेड इस तरह से अपना पूरा शेयर बनाएगा। तो पूछ रहे हैं कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए, एक्स को एक्स को कितना मिलता था, अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं यहाँ पर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बात पहले एक्स की करेंगे, यहाँ एक्स की, यहाँ पर वाई की, और यहाँ जेड की। देखिए, एक्स को पहले कितना मिलता था, 7/, इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/10, इसको पहले मिलता था। इसमें से उसने कितना दिया जेड को, आने वाले को 2/7, तो 2/7 जेड को दे दिया। अब इसके पास कितना बचा, एलसीएम ले लेते हैं। 70, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 7 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, माइनस 7 से 70 को डिवाइड करेंगे 10, 10 टू जा 20। अब आप इसमें 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 29/70। वाई का देखते हैं इसी तरह से, वाई को पहले कितना मिलता था, 3/, में क्या लिखना है, इन दोनों का टोटल 3/10, माइनस इसने अब जेड को कितना दे दिया, 1/7, तो 1/7 इसका कम कर देते हैं, एलसीएम क्या लेंगे यहाँ भी, 70 एलसीएम लेंगे। और जब 10 से डिवाइड करेंगे 70 को तो क्या आएगा, 7 7 3 जा 21, माइनस 7 से 7 को काटेंगे 10, 10 1 जा 10, तो इसका कितना बचा, 11/7। और जेड का कितना था टोटल, वो 7 के लिए आ रहा था, तो इसको 70 यहाँ बनाने के लिए 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10 की यहाँ करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा इन तीनों का 20:11:30। तो ये रेशो सही होगा आपका। ऑप्शन क्या सही है, तो डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कह रहे हैं यदि बेचे गए माल की लागत 1,20,000 है, सकल हानि 25% है विक्रय का, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कह रहे हैं इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, 1,20,000। तो आज इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं, आप इसको आज मैं इसको लॉन्ग ट्रिक से कराता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, देखिए आपने यहां पर मान लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स। ठीक है, एक्स का 20% क्या है, लॉस। तो इसको मैं पहले डिटेल में लिख के चलूंगा आपको, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, इसको आराम से समझेंगे आज। तो देखिए हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं, माना सेल, लेट कर लिए सेल कितनी है, एक्स रुपीज। तो यहां पर लॉस कितना होगा, लॉस का है 25%, किसका, ग्रोस लॉस सेल का। तो सेल का 25% मतलब एक्स का 25%/100, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 25x/100, ये आ गया लॉस। अब आप देखिए, आपने कोई चीज कितने की बेची है, एक्स की बेची, और उस पर लॉस लिया है ये, मान लेते हैं कोई चीज आपने 8 रुपए की बेची और उस पर 2 रुपए आपने नुकसान भी लिया है, लॉस भी हुआ है, तो आपकी ये चीज बनी कितने में होगी, 10 में बनी होगी। तो ऐसे यहाँ आपने कोई चीज बेची तो एक्स में और उस पर लॉस लिया है ये, तो आपने खरीदी कितने की होगी, कॉस्ट कितनी थी उसकी, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट क्या होगी, देखिए एक्स में आप ये प्लस कर देंगे आपका जो है लॉस हुआ है, x/100, तो क्या आ जाएगा आंसर, 100 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 100x और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 125x/100। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 120 की, 1,20,000 रुपए की कॉस्ट है, तो इनको दोनों को आमने सामने रख देते हैं, तो क्या होगा, x इजिकल टू हो जाएगा आपका 125, सॉरी यहाँ पर जो है 1,20 के बराबर, किसके बराबर, 1,20 के बराबर। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, हमने तो निकाला है ये, हम तो कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 125x/100।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1,20,000। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 तो चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और ये 125 यहाँ अपॉन में। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू बराबर 1,20,000। 1,20,000 इसके अपॉन में आ जाएगा 125 और इंटू 100। तो इसको डिवाइड कर लेते, देखिए इसको 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से अब आप इसको डिवाइड कर लेते तो यह आ जाएगा 24। 24 समझे 120, तो ये आ गया आपका। और 24 चौक 96, तो ये आ गया आपका 96,000। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, 96,000। दोबारा सुन ले, आपने कहा सेल जो है इसकी हमने सेल मान ली है कि सेल कितनी है, एक्स। एक्स सेल मानी, इस पर लॉस कितना हुआ, ये लॉस हुआ। इसका मतलब जो आपने इसको खरीदा होगा, बना के तैयार करा होगा, इन दोनों को जोड़ के खरीदा होगा, यानी कि वो एक्स से ज्यादा होगा। तो इन दोनों को जोड़ कर आया ये, तो कॉस्ट कितनी है, ये होगी आपकी कॉस्ट। तो आप तो कह रहे हैं ये कॉस्ट है, और क्वेश्चन वाला कॉस्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1,20,000 है। तो हम क्या करते हैं, 1,20,000 को बराबर रख देंगे, 1,00,000 इसके बराबर रख देंगे, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आप पर इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, कमेंट में लिखना, हम आपको एक स्पेशल क्लास देंगे। ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाकर देगा। हम जरूर आपको इस पर वीडियो बना के देंगे कि किस तरह से इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।